सो हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आदर्श गैस के बारे में जाना। अब कुछ हल्का फुल्का वास्तविक गैसों के बारे में जानते हैं। न्यून दाब पर ये भी एक तरीके से आदर्श गैस का ही पालन करते हैं, और क्योंकि तापमान में डिसाइड होता है और इन्हें द्रवित करना आसान हो जाता है एज अ प्रेशर कंटेंट पे, जैसा आपने इससे पहले देखा। ब्लॉक खत्म होते ही हम चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ और पोस्टुलेट पे ध्यान दे लेते हैं, जैसे अणुगति सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी। इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट होते हैं, like a gas contain a large number of identical molecules. The molecules are like hard sphere. Okay, यानी कि जो गैस है इसके अंदर बहुत अधिक संख्या में एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, और हर एक एटम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक हार्ड स्फीयर की तरह होता है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ये लाइक एक हार्ड स्फीयर की तरह होगा। इसका शेप और कोई नहीं होगा, लाइक त्रिभुजाकार या कुछ ऐसा या कुछ भी। इसको हम एक हार्ड स्फीयर मान के चलेंगे। ओके, now gas molecules are in constant random motion, just as many molecules are moving in one direction as in any other. Okay, all directions are equivalent. Okay. In the sense कि जो भी आपके पास molecules हैं, ठीक है, वो एक अलग अलग दिशा में होंगे। कहने का मतलब कि एक निश्चित दिशा नहीं होगी उनकी, ठीक है ना, अलग अलग मोशन करेंगे, जैसा कि अणुगति सिद्धांत में हमने पढ़ा था। एंड द molecules in a gas are small and very far apart. Most of the volume which a gas occupied is empty space. देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, आप अगर गैस की बात कर रहे हो, लाइक ये कोई कंटेनर है, ठीक है, अब एक कंटेनर है। क्योंकि ये पोस्टुलेट क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो गैसेज हैं इनके मोलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इनके बीच स्पेस ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो अगर इनका एक आयतन देखा जाए, अगर मान लो इसका आयतन कुछ ये है, इस आयतन को हम वी ले लेते हैं, और अगर इसके अंदर जो मोलिक्यूल है इन्हें इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, एक जगह रख दिया जाए, एक जगह रख दिया जाए कुछ इस तरीके से, इनकी पास पास ला दिया जाए, इनके स्पेस को हटा दिया जाए, तो ये यानी कि जब इसको पास पास लाते हैं तो तब इसका आयतन कम हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं स्मॉल वी, ठीक है। तो यानी कि जो गैसों का आयतन होता है उनमें स्पेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मोलिक्यूल्स ईच कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, इलास्टिक इन नेचर। देखो अणुगति सिद्धांत इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो कण है वो आपस में एक क्षीण बल के द्वारा टकरा सकते हैं, ठीक है, वंडर वॉल बॉन्ड इनमें होता है, ठीक है। अब नेचर वाइज ये क्या होते हैं, इनमें एक इलास्टिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि प्रत्यास्थता का गुण होता है, ठीक है। अब प्रत्यास्थता का गुण कहने का क्या मतलब है कि देखो भाई अपनी ये एनर्जी नहीं खोते, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी नहीं खोएंगे, नहीं, ये उसी एनर्जी में रहते हैं जितनी एनर्जी इनके पास होती है, जब तक इन पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये कुछ इनके बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ये एक प्रकार का मैक्रोस्कोपिक लेवल है, बट अणुगति सिद्धांत एक माइक्रोस्कोपिक लेवल है, दोनों में अंतर है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल से ही मैक्रोस्कोपिक लेवल बनता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी आप हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जो भी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वो माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम प्रेशर, यानी कि इससे पहले हमने अभी पढ़ा अदर गैस में प्रेशर वगैरह ईटीसी, ठीक है, डेंसिटी हो गया, ये सब किस में आता है, इसके बाद मैक्रो लेवल पे आता है, ठीक है। तो हमने अभी इससे पहले मैक्रो लेवल के बारे में थोड़ा जाना, अब हम सीधे माइक्रो लेवल पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इनका वितरण कैसे होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इससे पहले हम जानेंगे कि मध्य मुक्त पथ क्या होता है, ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बट जानना मध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, ये हमने पैरेलल क्लास में पढ़ा है, और आगे हम अभी थोड़ा और इसे थोड़ा सा एडवांस तरीके से और पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझ लें कि होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र इन द सेंस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इनको बाह्य ऊर्जा मिलती है, जब इनको बाह्य ऊर्जा मिलती है तो आपस में टकराते हैं, ये इससे टकराया, तो जब इससे टकराता है तो इस
टकराने के बाद इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है कि ये इस वाले से ही टकरा है, यानी कि इस वाले से टकरा है या इस वाले से ही टकरा है। हो सकता है ये इससे टकरा जाए, ठीक है? मतलब कि फ्रीली, आराम से, क्योंकि जो गैसों का आयतन होता है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो ये फ्रीली घूमते हैं, जिसे हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, कुछ इस तरीके से, और जिगजैग पैटर्न में ये घूमते हैं। नाउ इसको मैक्सवेल ने बताया था अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के द्वारा, यानी कि एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि देखो, गैस अणु शून्य से अनंत तक सभी संभव वेगों से गति करते हैं, ठीक है? यानी कि हम कह नहीं सकते कि उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है? हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते। और एसटीपी पर, यानी टेंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, गैस के अणु का वेग ना तो शून्य होता है और ना ही अनंत होता है। कहने का मतलब है कि एक परम ताप ले लीजिए, ठीक है? ताप या दाब लेते हो, तो उस पर अणु का जो भी वेग होगा वो तो ना ही शून्य होगा और ना ही अनंत होगा, कुछ ना कुछ उसका वेग जरूर होगा, ठीक है? जब भी आप फिर ताप बढ़ाते हो या फिर दाब बढ़ाते हो, तो उसके हिसाब से ही अणु जो होते हैं गति करते हैं, या फिर उनकी चाल हमें दिखती है, ठीक है? अब गैस में संवहन गति अथवा संवहन धाराएं नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि इनमें कुछ वेव फंक्शन होता है, ठीक है? मतलब कुछ इस टाइप में या कुछ इस टाइप में या फिर कुछ इस टाइप में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? वो एक मध्य मुक्त पथ पे चलती हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है? अब गैस अणुओं की कोई कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा नहीं होती है। ऐसा नहीं है, वाइब्रेशन नहीं होती इनमें, और कोई घूर्णन ऊर्जा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि वो टकराए और घूमने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? और ना ही उनमें कुछ कंपन होता है, ठीक है? तो चलिए जानते हैं कि मैक्सवेल का बंटन नियम कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 3 चित्र हैं, लाइक ओ, का, ख एंड ग। तो देखो हो क्या रहा है कि देखो, मान लो कि गति कर रहे अणुओं की संख्या यहाँ पर n है, ठीक है ना? ये गति कर रहे हुए जो भी अणुओं की संख्या यहाँ पे क्या है, n है। और किसी पात्र में है, मतलब किसी कंटेनर में है, हम प्रत्येक अणु के साथ एक सदिश रख देते हैं। सदिश मतलब है ना, वेक्टर फील्ड। देखो, मतलब सदिश मतलब 101 परिणाम दिशा दे दी गई है, ठीक है? सबके साथ हमने क्या, एक सदिश वेक्टर रख दिया है, ठीक है? जो इसके वेग और परिणाम को बताएगा, सिंपल। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब हम मान लेते हैं कि ये सभी सदिश एक बिंदु से निकलते हैं, ठीक है? फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि वो किसी पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है? फिलहाल तो भी मान के चलो कि वो अभी किसी पॉइंट से निकल के और तब कहीं दूर जा रहे हैं। याद रखना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि किसी बिंदु से निकल रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि किसी बिंदु से निकल रहे हैं, किसी अणु या परमाणु से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है ना? अणु या परमाणु से नहीं निकल रहे हैं, किसी पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक? तो अब इस अणु को हम एक वेग आरेख द्वारा समझते हैं। वेग आरेख द्वारा मतलब यहाँ पे हम जो थर्ड पॉइंट है, लाइक ये वाला, ठीक है? इसके द्वारा समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक यहाँ पे एक छोटे से आयतन को ले लो। कहने का मतलब है कि आपके पास ऑब्वियसली कोई इतना बड़ा कंटेनर है, ठीक है? आप उसमें से एक छोटा सा आयतन ले लो, दैट इज कॉल्ड डीवी। हम इसको यहाँ पे डीवी लेंगे, ठीक है? जो कि बहुत छोटा है। अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कुछ वेग घटक लेंगे अलग अलग दिशाओं के लिए। अलग अलग दिशाओं के लिए क्यों? क्योंकि ये जो अणु है, ये अलग अलग दिशा में फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है? इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है कि इन्हें बस इसी दिशा में जाना है, नहीं। वो एक्स दिशा में भी होंगे, वाई दिशा में भी होंगे और जेड दिशा में भी होंगे। तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड लेकर चलेंगे, जहाँ पे इनके जो वेग घटक होंगे, वेग घटक मतलब वो इस दिशा में भी जा रहे हैं, इस दिशा में भी जा रहे हैं और इस दिशा में भी जा रहे हैं। तो अब तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने दिखाया है डीवी, ये फिलहाल वाई और जेड के बीच दिखाया है। यही डीवी एक्स एंड वाई के बीच भी होगा और एक्स और जेड के बीच भी होगा, ठीक है? तो वेग घटक मैंने यहाँ पे वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड लिया है, ठीक है? तब तब जो इसका वेग होगा, यानी कि वी स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है? वी जेड स्क्वायर, ठीक? यानी कि ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी गति हो गई, ठीक है ना? ये इतने वेग से मूव ऑन है, ठीक है? देखो, हम शून्य नहीं लेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें अनिश्चित गति हो रही होती है, ठीक है? क्या हो रही होती है ये हमें पता नहीं, ठीक? अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा है, ये जो हमने वी स्क्वायर लिया है, इसका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि एक टक्कर को भी बता रहा है, ठीक है ना? आप मान लो एक वी, ये जो घटक थे, ये वी वेग वाले घटक, ठीक? अभी आपस में एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ गति बढ़ती जरूर है, या फिर ये कहीं ना कहीं और दिशा में मूव ऑन कर जाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड वी स्क्वायर। वी डोनेट डिनोटेड एज अ वी स्क्वायर
जब वो कोलाइड कर जाते हैं या कोलाइड करने के बाद की स्थिति को हम v स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और वो किसकी दिशा में, x, y एंड z दिशा में, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि भाई देखो, संघट संघट के बाद यानी कि कोलाइडेशन के बाद यहाँ पे v बार स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। v बार स्क्वायर यानी कि एक एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाती है। अभी पिछले उसमें हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो v बार स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। अब क्योंकि अब देखो, अणु के बीच अनेक कोलाइडेशन या टक्कर के बाद एक हमें सूक्ष्म आयतन v स्क्वायर या डी वी मिलता है, जिसको हम मान के चल रहे हैं कि मान लो इस डीवी के अंदर ही मतलब कि ये जो डीवी है, ये वाला, इसके अंदर ही ये कोलाइडेशन हो रहा है, ये टक्कर हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये टक्कर इसी के अंदर हो रहे हैं, अभी फिलहाल हम पूरे कंटेनर की बात नहीं करेंगे, हमने जो ये डीवी माना है हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो तब इस आयतन के अंदर टकराने की स्थिति के बाद जो आयतन है, मतलब टोटल आयतन आपके पास डीवी है, एक्स दिशा के लिए आयतन, वाई के लिए और जी के लिए आयतन, ठीक है। अभी क्या है, इस जो भी टक्कर है उससे पहले वेग v और उसके बाद v प्लस dv हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको समझना, यहाँ ये कह रहा है कि जो वेग था वो v था, पर टक्कर के बाद वो v प्लस dv हो जाता है, यानी कि कुछ गति उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। v प्लस डी हो जाता है, और क्योंकि हमने एक स्पेसिफाई आयतन लिया है तो वी एक्स के लिए ये हो जाएगा वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई के लिए हो जाएगा वी वाई प्लस डी वी वाई, एंड वी जी के लिए हो जाएगा वी प्लस डी वी जी, ठीक। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वी एक्स के लिए ये मान हो जाएगा वी एक्स प्लस डी वी वाई के लिए वी वाई प्लस डी वी वाई, और वी जी के लिए वी जी प्लस डी वी जी, ठीक है। तो अब देखो, ये तो इनके टकराने की स्थिति का हमने वर्णन करा। इसके बाद क्योंकि कुछ ना कुछ इनमें अब क्या, ये जो आयतन है जो हमने मान के चला है डीवी, इसके अंदर कुछ ना कुछ अणु होंगे, ठीक है ना। अणु की संख्या होगी जो आपस में टकरा रहे हैं। सो जिसे हम डिनोट करेंगे एफ वी एक्स डी वी एक्स, एफ इज काइंड ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। हम फलन लेके चलते हैं, ठीक है, वी एक्स डी वी एक्स के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि वी एक्स यानी कि एक्स की तरफ जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उस आयतन के अंदर कितने मॉलिक्यूल विद्यमान है, ठीक है ना। या फिर डी एन वी एक्स इक्वल टू एन एफ वी एक्स डी वी एक्स, इसे हम समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे। फिर इसी प्रकार डी एन वी वाई के लिए एन एफ वी वाई डी वाई, मतलब वी एक्स के लिए अलग, वी एक्स के लिए वी वाई के लिए, एंड इसी तरीके से हम वी जेड के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 3 समीकरण मिलेंगी, और ये 3 समीकरण क्या हैं, ये हमें एक फंक्शन बताएगी, एक फलन बताएगी, किसके लिए, जेड के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, किसी सूक्ष्म आयतन के लिए, ठीक है ना। यानी कि एक सूक्ष्म आयतन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, एंड जिसके फलन कुछ इस प्रकार होंगे। ये जो 3 समीकरण है 1 2 3, इनके फलन कुछ इस प्रकार होंगे जिनमें जिनमें विद्यमान अणुओं की संख्या n होगी, ठीक है ना। n फैक्टर है, ठीक है ना। क्या यहाँ समझना कि कि अणुओं की संख्या, हम यहाँ पे अणुओं की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो किस फैक्टर में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास z दिशा में कोई आयतन है जिन पे गति v हो रही है, उनमें अणुओं की संख्या n है, ठीक है। तो यहाँ हम लेके चलेंगे। फिर अब हम क्या करते हैं कि तब समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है ना, दोनों को हम लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेना, 3 है, जब 3 है तो डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी अपॉन एन, ठीक है। इसको हम क्लियरली लिखेंगे। अपॉन एन का मतलब है कि ये जो आपका ये वाला एन था ये इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। और कॉमन ले लेंगे, इसे फंक्शन को कॉमन ले लेंगे, या फिर आप मैथमेटिकली वैसे कर सकते हो। इस फंक्शन के साथ, सॉरी, इस पूरे फंक्शन के साथ एन कॉमन आता है, एन कॉमन आएगा जिसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। जिसे हम समीकरण 4 लेके चलेंगे ना। यहाँ पे मैंने बताया कि डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी इक्वल टू एन एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जी एन डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि आपके पास देखो, ये समीकरण 5 ले लेते हैं कि डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई और वी जी निहित होते हैं किसमें, मतलब कि विद्यमान होते हैं डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, ये डी वी जेड होगा, ठीक है ना, डी वी जेड। तो यानी कि हमारे पास जो भी ये छोटे छोटे आयतन हमने जो लिए हैं, इसके अंदर ही क्या
अणुओं की संख्या विद्यमान होगी, ठीक है ना? ये कहाँ विद्यमान कहाँ रहेंगे ये डी क्यूब, एन, वी एक्स, वी वाई, वी ज़ेड, ये आयतनों के अंदर रहेंगे, ठीक है ना? यानी कि ये पोर्शन इसके अंदर रहेगा, ठीक? इतना समझ आ गया? अब आगे नाउ तब तब आयतन के अंदर अगर अणु है, ठीक है ना? समझना बात को, आयतन के अंदर अगर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका कुछ ना कुछ घनत्व होगा, यानी कि रो डेंसिटी होगी। सो हम समीकरण 5 से कह सकते हैं, समीकरण 5 से कह सकते हैं कि आप इस फ़ंक्शन को यहाँ लेके चले जाएँगे, ठीक है ना? जब यहाँ लेके जाएँगे तो आपको कुछ ये प्रकार मिलेगा, ठीक है? ये प्रकार मिलेगा और नाउ डेंसिटी इसलिए ये जो आपके पास डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी है, काइंड ऑफ अ मोलिक्यूल नंबर। तो जाहिर सी बात है अगर किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका कुछ मास जरूर होगा, सो दैट इज कॉल्ड द्रव्यमान, ठीक है? एम एन ए लिख लेंगे एम एन अपॉन कुछ ना कुछ आयतन वी है, सो दैट्स कॉल्ड रो, ठीक है? तो समझ आ गया आपको ये कैसे लिखा है हम रो, ये घनत्व है। सो आपके पास बच जाएगा एन एफ वी एक्स एफ वी वाई एंड वी जी, यानी कि मोलिक्यूल ऑफ नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस वी एक्स वी वाई एंड वी जी। तो इस हम समीकरण 6 लेके चलेंगे नाउ, जहाँ पे ये रो, ये जो फंक्शन है ये एक अचर राशि है, ठीक है? और वी स्क्वायर और यानी कि जो हमने इनके टक्कर होने के बाद इनकी गति ली थी, ये भी क्या है हमारे पास अचर राशि है, ठीक है ना? तो अब देखो हमारे पास कुछ आंशिक पद बचते हैं, दैट्स कॉल्ड डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड, ठीक है? हमारे पास इसलिए है क्योंकि अब ये दोनों अचर पद हैं, तो हमारे पास कुछ फंक्शनली बच जाता है जिसे हम बोलते हैं डी वी एक्स, यानी कि हमारे पास जो आयतन है ये हमारे पास बच जाता है। ये क्या है? एक आंशिक पद है। आंशिक पद मतलब बहुत माइनर है, ठीक है ना? हमने किसी बड़े कंटेनर का एक छोटा हिस्सा लिया हुआ है। तो अब इसका क्या करते हैं, इसको हम आंशिक अवकलन करते हैं। देखो आंशिक अवकलन इन द सेंस एक यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन ले रहा हूँ, ये हम करते हैं डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी वाई, इसको हम पूर्ण अवकलन कहते हैं, ठीक है ना? डेरिवेशन बोलते हैं, ठीक है? और आंशिक अवकलन कहने का मतलब क्या, आप किसी एक बड़े भाग का छोटा भाग कर रहे हो, कहने का क्या मतलब है, इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, मुझे सिर्फ एक्स का ही करना है, दैट्स कॉल्ड आंशिक अवकलन। मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, समझ गए? मैं पूरे सेट फंक्शन को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ इसको छेड़ूंगा। नाउ आंशिक अवकलन को हम पार्शियल डेरिवेशन कहते हैं और डिनोटेड एज डेल ओवर डेल एक्स, ओके ना? तो हम यहाँ पे पहले डी वी एक्स का करेंगे, सो फंक्शन हो जाएगा डेल एफ वी एक्स अपॉन डेल वी एक्स इक्वल टू डी वी एक्स एफ वी वाई वी जी प्लस एफ वी एक्स डेल एफ वी वाई अपॉन डेल वी वाई। फंक्शन की अगर देखा जाए तो पहले मैंने वी एक्स का करा, ठीक है? ओके यहाँ पे कुछ एरर है, एरर मैं कर देता हूँ दूर। ये इक्वल नहीं है, ये इनटू है, ठीक है? ये इनटू का निशान है, ये इक्वल गलती से हो गया होगा। सो नाउ डेल वी एफ वी एक्स अपॉन डेल वी एक्स इक्वल टू डी वी एक्स, और हमारे पास ये फंक्शन ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसी तरीके से हम वी वाई का करेंगे और ये फंक्शन सेम एज इट इज उतर जाएगा, फिर इसी तरीके से वी जी का करेंगे। तो हमारे पास एक समीकरण 7 बन के आ जाएगी, एक नॉर्मल डेरिवेशन है। तो आपकी मैथमेटिक्स क्लियर होनी चाहिए अब, क्योंकि पूरा जो फंक्शन है वो भी इक्वल टू जीरो है, जो भी आयतन है पूरा फंक्शनल जो हमारे पास आयतन था वो पूरा का पूरा आयतन मतलब पूरा कंटेनर डी एफ वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो समीकरण 7 को वी एफ एक्स सॉरी एफ वी एक्स एफ वी वाई प्लस सॉरी एफ वी जेड से भाग देने पर, ठीक है ना? ये जो आपका पूरा समीकरण 7 है, आपको फंक्शन वी एक्स वी वाई और वी जी से हम इसे भाग दे देंगे। तो आप जब इसे भाग दोगे तो नाउ जो कॉमन चीज़ है वो कैंसिल हो जाएंगी, आप देख सकते हो वी एक्स वी जी से वी एक्स वी जी गायब हो जाएगा, सॉरी वी वाई से वी जी गायब हो जाएगा। यहाँ पे एक और एरर है, इसको सही कर देते हैं वी वाई, ठीक? फंक्शन कैंसिल होने के बाद आपको फंक्शन कैंसिल होने के बाद आपको कुछ समीकरण मिलेगी, लाइक
समीकरण क्या मिलेगी हमारे पास, 1/f(v)(x) del f vx dvs dvx plus 1/f vy del f vy और del f vy dvy। ओके, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, बट तो इसके बाद जो भी कैंसिलेशन होके हमारे पास आएगा वो आएगा 1/f vx del f vx x upon del vx dvx plus 1/f vy del f vy upon del vy dvy plus 1/f vz del f vz del vz and dvz equal to 0। लेट्स कॉल समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारे पास टक्कर होने के बाद जो फंक्शन आया था कुछ इस प्रकार का फंक्शन लाइक ये वाला, अब इसको भी हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, अवकलन करने पर हमारे पास डायरेक्ट एक समीकरण आएगी, लेट्स कॉल 9th समीकरण। ठीक है, नॉर्मल अवकलन है जो हमने किया है। फिर अब यहाँ पर हम एक डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेट्स कॉल मैथमेटिक में होता है ये ज़्यादातर, लैग्रेंज डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि लैग्रेंज के अनिर्धारित गुणनखंड विधि का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस समीकरण 9 में, यहाँ देखना ध्यान से, समीकरण 9 में मैंने 2b का गुणा क्या है और उसमें समीकरण 8 को ऐड कर दिया है। ठीक है, आपके पास ये समीकरण 9 है, इसको मैं गुणा कर दूंगा 2b से एंड प्लस कर दूंगा समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 8 ये है जो आपका पूरा फंक्शन आया है, पूरा फंक्शन, ये फंक्शन। ठीक है, समीकरण नंबर 8, ठीक, इसको ऐड कर लेंगे 9 से 2b की इंटू करके। अब बात आती है 2b है क्या। ठीक है ना, 2b फिलहाल तो अभी अज्ञात मान के चलें। ठीक है, क्वेश्चनेबल है। ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ये एक कांस्टेंट है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, what काइंड ऑफ टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो अब इस समीकरण को लेके चलते हैं। नाउ 1/f vx del f vx अपॉन del vx प्लस 2 bvx। ठीक है, एंड dvx टोटल, फिर प्लस इसी तरीके से यहाँ पे हम समीकरण को लिख लेंगे dvx dvy और dz के फॉर्म में। ठीक है, 2b से इंटू करके, नाउ दैट्स कॉल्ड 10th समीकरण। फिर इसको हम अलग अलग वे में लिख लेंगे, लाइक फंक्शनली, ये तो प्लस मोड में था। अब एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, यानी कि तीनों के लिए हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ 3 समीकरण 11, 12 और 13 मिल जाएगी। ठीक है, इस समीकरण को ले लेंगे। अब इन तीनों का ही हम पूर्ण अवकलज करते हैं। ठीक है, तो देख लेना, इन तीनों को ही जब हम पूर्ण अवकलज करते हैं तो हमारे पास कुछ फंक्शन देखना इनका जो पूर्ण अवकलज, यानी कि del f vx अपॉन del f सॉरी फंक्शन v फंक्शन ऑफ del vx अपॉन vx से कन्वर्ट करते हो dvx अपॉन vx में, समझ रहे हो। यानी कि आंसर को आप पूरा जो भी आपने आंशिक रूप में निकाला था, कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब ये है कि आपने, ये आपका dv है, यहाँ आपने एक आंशिक dv निकाला। अब इससे आप पूरे कंटेनर का निकाल सकते हो, क्योंकि आप एक छोटे से अंश का पता है तो आप पूरे आयतन का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शनली इन तीनों का पूर्ण अवकलज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है, -2 bvx dvx, माइनस इन द सेंस, समझना, जब आप माइनस लेके चल रहे हो तो कहने का मतलब है ये जो b है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है जो कि हमारे पास अज्ञात है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसी फैक्टर का हम समाकलन कर लेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन है इसका हम समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का वी एक्स के लिए फंक्शन तैयार हो जाता है।
ठीक है ना? जहाँ पे हमारे पास अब 2 अज्ञात चीज़ें आती हैं। एक फर्स्टली क्या आता है, ए एंड बी कैसा है देखना है, ठीक है? इसको आकलन करा और एक कांस्टेंट एक और आ जाता है, मतलब जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको एक कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपके पास 2 कांस्टेंट हो गए जो कि अज्ञात हैं अभी भी, ठीक है? अब इसी प्रकार से हम अभी एक्स के लिए निकाला, अब वी वाई एंड वी जी के लिए निकालेंगे। यहाँ पे आपको 14, 15 एंड 16 समीकरण आपको मिल जाती है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि समीकरण जो आपके पास 14, 15, 16 निकला है, इसको क्या करो 5 में मिला दो। तो आपके पास 5वीं समीकरण क्या थी? अम, आपके पास 5वीं समीकरण ये थी, ये वाली डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी एंड एफ वी एक्स वी वाई वी जी डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जी। क्योंकि आपके पास किस किस के मान आ गए, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी सॉरी डी वी जेड और फंक्शनल एफ एक्स वाई पर वी जी के। तो इसके अंदर आप 14, 15 और 16 के मान को पुट कर देंगे, ठीक है? पुट करने के बाद, ठीक है, फंक्शनली आप एफ एक्स एफ वी एक्स वी वाई एंड वी जी के मान को यहाँ पे पुट करते हो। जब आप लाते हो यहाँ पे आपके पास ए क्यूब हो जाता है, क्योंकि बेसिकली सब तीनों के ए दोनों हो जाएंगे ए क्यूब एंड ई टू द पावर, ठीक है? आपके पास एक ई टू द पावर बी वी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई एंड वी स्क्वायर जी हो जाएगा, ठीक है? तीनों के मान यहाँ पे हो जाएंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वी एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर वाई इसका मान क्या होता है, वी स्क्वायर होता है, ठीक है? ये भी हमने बताया था। क्यों, कब होता है? जब टक्कर हो जाती है उसके बाद होता है, ठीक है? इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी इक्वल टू एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी क्यूब डी क्यूब वी मतलब वी एक्स वी वाई और वी जी है। सिंपली वी एक्स वी वाई और वी जी कहाँ है, किसके अंदर है? एक छोटे से आयतन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? आंशिक आयतन की बात कर रहे हैं। आंशिक आयतन क्या था हमारे पास? डीवी था, जो बराबर किसके होता है? डीवी एक्स डीवी वाई और डीवी जी, यानी कि तीनों दिशाओं के लिए, ठीक है ना? यहाँ से हम एन को इधर लेके आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 18। इक्वेशन नंबर 18 याद रखना, ठीक है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गई, ठीक है? यानी कि ये जो भी फंक्शन है, समझना, जो भी फंक्शन है वो इस आयतन में मौजूद है, ठीक है? मौजूद है। अब देखो मौजूद तो है, उसके ऊपर कुछ कांस्टेंट का फोर्स लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ कांस्टेंट को स्थिरांक लग रहा है जिसके कारण वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? क्या डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है? वी डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो आपकी चाल है, ठीक है ना? किसकी चाल है? अणु की चाल है, ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है ना? आपका जो भी वी टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एंड मोलिक्यूल नंबर ऑफ वी एक्स वी वाई बाई वी जी, ठीक है? ये डिपेंड कर रहे हैं -20 पे और ए क्यूब पे, ठीक है? ये दोनों ही कारक हैं, ठीक है ना? गति कराने में, ये नंबर्स को यानी कि अणुओं की संख्या को गति कराने के लिए, ठीक है ना? कहीं कहीं पे अब क्या होगा कि अभी तो हम जैसे कि यहाँ पे चाल को, ये जो चाल है हम इसको हम वी स्क्वायर लेके चल रहे हैं, बट कभी कभी आप इंग्लिश मीडियम की अगर क्लास देखें तो वहाँ पे इसे हम सी स्क्वायर पढ़ेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं कहीं पे यहाँ पे जैसे कि इग्नू में वी स्क्वायर लिया गया है, बट बेसिकली बाहर अगर आप कोई प्रोफेसर वगैरह पढ़ाता है या आप कहीं और से क्लास लेते हो तो वहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेम चीज़ है, जो कि सिर्फ चाल को डिनोट कर रहा है, किसी चाल को, किसी की अणु की चाल को डिनोट कर रहा है, ठीक है? हम बात आ जाते हैं कि आपके पास समीकरण तो आ गई, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है। अब जो ये 18 समीकरण आई है ना, ये प्रायिकता है। प्रायिकता किस चीज़ की है? प्रायिकता v एंड v प्लस डेल v में मौजूद कण की है, मतलब कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के बीच जितने भी कण मौजूद है ना, उसकी प्रायिकता है ये, ठीक? देखो अब आ जाते हैं कि उनके चलने की दिशा क्या होगी, ठीक है? किस प्रकार से चल रहे हैं, तो जानेंगे आणविक चालों का वितरण फलन, ठीक है? यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हो। डायग्राम से पहले थोड़ा सा और जान लेंगे कि जो भी आपके पास ये निकल कर आया है ना, डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी अपॉन एन एन डिस्टेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका डी क्यू वी निकल कर आया है, ठीक है? मैंने बताया कि ये होगा डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। तो सिंपल इसका कहने का क्या मतलब है कि भाई देखो, जो भी अणुओं का वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो समदेशिक है। कहने का मतलब है कि वो अलग अलग दिशाओं में है, समान रूप से है, ठीक है ना? और इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, फ्रीली है, ठीक है? किसी भी दिशा में गति करना है अपने हिसाब से। तो चलिए अब बात करते हैं आणविक चालों का वितरण फलन।
देखिए यहाँ पे हम एक गोला मान के चलेंगे, यानी कि गोलीय कोष मान के चलेंगे, कल्पना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो अणु होते हैं वो हार्ड स्फीयर की तरह होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जहाँ हम उसकी त्रिज्या को अ, वी से डिनोट करेंगे और उसकी मोटाई को हम डीवी से डिनोट करेंगे। मोटाई ये हो गई आपकी, ठीक है? डीवी से डिनोट करेंगे। आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और इन द सेंस जो भी विड्थ होगी, तो 4 पाई वी स्क्वायर डीवी हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है? इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज़ करेंगे मैथमेटिकली। तो देखते हैं। तो हमारे पास डी क्यूब वी का मान था डी वी एक्स डी वी वाई और डी जी इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डी वी। व्हाट अबाउट साइन थीटा डी फाई एंड डी वी? क्या है ये? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखें तो कुछ नहीं है ये। आपका ये डी वी था, ठीक है? इसको हमने डी वी लिया। यहाँ पे हम एक्स वाई फंक्शन की जगह थीटा फाई लेके चलते हैं। तो एक्स की जगह थीटा रख दिया गया है, वाई की जगह फाई, एंड जी डी वी डी वी। और यहाँ पे इसके बाद क्योंकि डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई और वी जी को हम लिख सकते हैं डी एन वी, ओके? इसे हम लिख सकते हैं। तब तब इसकी जो सीमा होगी, यानी कि इसके समाकलन करने की सीमा इंटीग्रेट की जब हम करेंगे, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। थीटा के लिए 0 से पाई के बीच वैल्यू होगी और फाई के लिए 0 से 2 पाई के बीच वैल्यू होगी। आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो आप 10th या 11th में आप पढ़ते हो, जहाँ पे आप लिमिट्स या सीमा को रखना जानते हैं। एंड अब जो हमारे पास समीकरण 17 थी, उससे देखिए होगा क्या? डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी इक्वल टू एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी क्यूब वी। नाउ इंटीग्रेट करने पर इसे क्या होगा? अब इसे समाकलन कर लेते हैं, क्योंकि डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड इक्वल टू डी एन वी। तब थीटा 0 से पाई वाई इंटीग्रेट करने पर और फाई 0 से 2 पाई वाई इंटीग्रेट करने पर, यानी कि इस फंक्शन को डबल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? एन ए क्यूब ई माइनस बी वी स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी वी। नाउ 0 से पाई करके और उसको 0 से 2 पाई तक डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन कराए, ठीक है? तो एन ए क्यूब माइनस बी वी स्क्वायर और यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस पाई प्लस कोस 0, यहाँ पे पाई और 0 के हम वैल्यू लेंगे इंटू 2 पाई। इसे आप प्रॉपर्ली हल करेंगे तो ये आपके पास ये माना जाएगा, ठीक है? मैथमेटिकली फंक्शन है। और उसके बाद आप पाई और 0 की वैल्यू रखेंगे, तो पाई होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ 1 और ये 2 हो जाएंगे और इंटू हो जाएगा 4 पाई। नाउ यहाँ पे फिर आ जाएगा 4 पाई एन ए क्यूब वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर। ये आपके पास एक 19वीं समीकरण बन के आ जाएगी, ठीक है? हाँ, अब फिर वही बात आती है कि आखिर हमारे पास ए और बी क्या है, ठीक है? तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे कि ए और बी हमारे पास क्या है। तो हम देखते हैं समीकरण 19 को हम 0 से इनफाइनाइट तक समाकलन करते हैं, ठीक है? तो ये जो समीकरण है इसको हम 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करेंगे। ना इसे इंटीग्रेट करते हैं, बट यहाँ एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? हम जानते हैं कि आपके पास कोई भी परम ताप सामान्य ताप या आपके पास कोई भी दिया हो गया टेम्परेचर है, आप उसमें क्या है कि अणु एक परिमित चाल से, मतलब एक फाइनाइट वेग से या स्पीड से गति कर रहे होते हैं, ठीक है? और अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने एक कंडीशन दे दी है कि वो 0 से इनफाइनाइट तक हमें क्या इसका क्या करना है, लिमिटेशन करना, सॉरी हाँ, लिमिटेशन करके इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये मैथमेटिकली तो हम कर रहे हैं, बट थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली इसको लेकर आया जाए तो आइंस्टाइन के अपेक्षिता सिद्धांत की वजह से यहाँ वैल्यू वहाँ पे सी स्क्वायर होती है, या हम वी स्क्वायर लेके चल रहे हैं। तो ये जो सी स्क्वायर होती है इसके आगे कोई भी कण या कुछ भी गति नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 0 से जो इनफाइनाइट वाली कंडीशन है ना, कि इनफाइनाइट तक गति हो जाती है, तो ये सीमा लागू नहीं होती है, बेसिकली नहीं होती है, ठीक है? इसको हम बिना सीमा के विचार करेंगे, बट हाँ, इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम समझना यहाँ पे कि सिर्फ़ हम यहाँ पे जो 0 से इनफाइनाइट को लेके चल रहे हैं ना, ये सिर्फ़ इंटीग्रेशन करके चल रहे हैं कि मान सकते हैं कि क्या पता उसके वेग अनंत, तो अनंत अनंत कहने का मतलब है कि जो आपका v स्क्वायर वो अनंत नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे पास 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी उसकी, इनफाइनाइट का कहने वाला है हमें उसकी मैक्सिमम स्पीड नहीं पता है किसी अणु की, ठीक है? तो यहाँ हम उसे इनफाइनाइट लिख रहे हैं, ठीक? तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ भी चीज़ c स्क्वायर से ऊपर नहीं जा सकती, जहाँ इस समीकरण में हम इस c स्क्वायर को v स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? तो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है? तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं जा सकता है। तो
इसको 0 से हम इन्फिनिटी तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं पता है। तो नाउ 4 पाई ए क्यूब वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर वेयर इज एन इक्वल टू एफ डी एन वी इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी वी। ये इसको समीकरण हम 20 लिख के चलेंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे जो आपके पास वी स्क्वायर है, जहाँ पे मोस्टली बहुत जगह पे इसे सी स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तो ये जो स्क्वायर है यानी कि घात की संख्या यानी कि n बराबर 2 है, हमारे पास घात की संख्या क्या है 2 है। अब यहाँ पे क्या हम इसको हल करने के लिए एक विशेष फलन गामा का यूज़ करेंगे, ठीक है। विशेष फलन गामा का मैथमेटिकली फंक्शन में हम जानते हैं कि इनफाइनाइट सॉरी किसी को अगर हम 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और ई टू द पावर उसकी समथिंग मैथमेटिकल फंक्शन है, गामा का फंक्शन एक विशिष्ट फंक्शन होता है, ये होती है, तो उसका जो मान होता है वो ये होता है 1/2b n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, ठीक है। तो और हमारे पास जो n की वैल्यू दी गई है वो है 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गामा का मान निकाल लेते हैं, n हमारे पास दिया गया हुआ है, यहाँ से हम गामा का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पे गामा की वैल्यू रख देते हैं। अब ये कहाँ से आया, आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा कि पाई/2 कहाँ से आया, इनकी कुछ वैल्यू होती है या कुछ टेबल होती है, आप इग्नू के ही पार्ट में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन में सेकेंड ईयर के उसमें गामा फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिमिट है 0 से इनफाइनाइट तक, इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे n प्लस 1/2 था, इसे 2 करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी n इक्वल टू 4 पाई n ए क्यूब 1/2b 3 पाई/2 और गामा 3/2, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाती है, जिसे हम समीकरण 21 मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके बुक्स में भी दिया गया होगा, समाकलन करने पे ये इनका समाकलन का मान है, ये आप देख सकते हो, ठीक। ये वैल्यू है जहाँ पे n क्या था हमारे पास वी स्क्वायर, तो हमने ये जो n लिया है वो यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधा पुट कर दिया और फिर जो हमारे पास n का मान निकल के आया 3/2 है, यहाँ से मैंने वैल्यू लिया 3/2 है, तो उसका मान क्या रखेंगे 5/2, तो इनकी एक टेबल होती है, वहाँ से लिया। और जो मैथमेटिक में कमज़ोर हैं और जिनके पास मैथ्स नहीं है, फिजिक्स ऑप्शन है, तो इसका एक वैकल्पिक रूप है कि आप बी वी स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जैसे हम 10 12 में मानते थे, तो 2 बी वी डी वी इक्वल टू डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। वी डी वी इक्वल टू 1/2 बी डी एक्स लेंगे। इसी प्रकार से सिर्फ वी के लिए अगर हम वी स्क्वायर लेके चलें, ठीक है, तो इसकी घात यहाँ कम हो जाएगी, एन इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब अपॉन 1/2 बी 3/2, और यहाँ पे इसको फिर दोबारा फंक्शनल करने पर ई टू द पावर, क्योंकि हमने वी वी इक्वल टू एक्स माना था, और एक्स इक्वल टू 1/2 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी एक फंक्शन है मैथमेटिकली में, गामा फंक्शन आपका फिर आएगा। गामा फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि गामा फंक्शन अगर ये है तो इसमें हम मान पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और टेबल से यानी कि आपको गामा का मान आना ही चाहिए, जो कि अ, इस टेबल में दिया गया है, तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो गामा का जैसे ही मान आप रखते हैं, आपके पास समीकरण नंबर 21 बन के आती है, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या करना है कि ये जो आपके पास समीकरण आई है इसको हल करते हैं, ठीक है ना। आपके पास 4 पाई एन ए क्यूब अपॉन बी 3/2 और रूट 5/2 था, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बेसिकली इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, और ए बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, बी अंदर ले लेंगे पाई के साथ कॉमन लेके, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ए इक्वल टू रूट बी बाय पाई, ठीक है। अब यहाँ पे मान निकल के आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए का मान तो निकल के आ गया कि भाई ए इक्वल टू रूट बी बाई पाई है, पर बी क्या है ना। एग्जैक्ट मान तो पता चलेगा आएगा जब हमें बी पता होगा। तो यहाँ पे हम वी स्क्वायर लेके चलते हैं, वी बार स्क्वायर मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि ये एक एवरेज स्पीड होती है, माध्य चाल होती है, ठीक है। तो माध्य चाल क्या होती है, उसका एक यहाँ पे सूत्र है, आगे मैं बताऊंगा जब इसका एक सेकंड वीडियो आएगा तो उसमें बता दूंगा। ये सूत्र होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट वी स्क्वायर डी एन वी अपॉन डी एन वी, ठीक है, इंटीग्रेशन में 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे डी एन वी का मान लेके चलेंगे, ठीक है ना, और 4 पाई एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर डॉट वी स्क्वायर, बिकॉज वी स्क्वायर यहाँ ऊपर था, और इसको लेके जो इसमें कॉमन होगा उसको काट देंगे और एक समीकरण बना लेंगे, लाइक ई, हमारे पास ये फंक्शन बचे आएगा, सेम फंक्शन आएगा जिसमें हमने गामा फंक्शन पिछले वाले जो 21 समीकरण बनाई थी उसमें हमने अप्लाई करा था, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास गामा फलन से ही सेम जैसे हमने उसमें करा था, इसको भी, ठीक है ना, गामा फलन में रख देंगे। यहाँ पे ये वी का मान सॉरी एन इक्वल टू 2 है, और एक एन इक्वल टू 4 है, एक एन इक्वल टू 2 है, तो गामा फंक्शन से अलग अलग मान आएंगे, यहाँ देख सकते हो 1/2 बी 5/2 गामा 5/2 एंड 1/2 बी 3/2 गामा 3/2, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना, ये मतलब ये जो फंक्शन है मैं कहाँ से उठा के लाया हूँ, ये फंक्शन में उठा के लाया हूँ इस एरिया से, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, ये आया है आपका अ, यहाँ से, अ, कुछ मतलब जो फंक्शन आया है उसको हम कुछ इस तरीके से खोलेंगे, इस तरीके से खोल के वहाँ पे यहाँ पे एन के मान रखेंगे, एंड फाइनली वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने वही किया है, हमने इनको
गामा के फलन में लिखा है। तो जब हम इसे गामा के फलन में लिखते हैं, नाउ यहाँ पे गामा 5/2 को हम 3/2 और गामा 3/2 लिखेंगे, ठीक है ना? तब v बार स्क्वायर का जो मान हो जाएगा 2b 3/2 3/2 अपॉन, फिर यहाँ से जो भी फंक्शन कटना होगा इजीली कट जाएगा। फिर जो आपके पास v बार स्क्वायर का मान आएगा 3/2b। इस समीकरण को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि हमने पढ़ा था कि अणु की कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है। देखो, अब ज़ाहिर सी बात है कि गति कर रहा है, अणु क्या कर रहा है, मूव ऑन है, ठीक है। और एक एवरेज स्पीड है इसकी, ठीक है, मानते हैं एवरेज स्पीड है इसकी, चल रहा है अपना, ठीक है ना। परंतु इनके चलने से क्या है, इनके अंदर एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। सो दैट्स कॉल्ड 3/2 केवीटी। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, ठीक है ना। आप वीडियो देख लेना पिछले वाली, उसमें है जहाँ पे होता है हाफ एम वी बार स्क्वायर इक्वल टू 3/2 केवीटी के बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा बराबर इक्वल टू 3/2 केवीटी होती है, ठीक है, जो भी आपकी ऊर्जा निकलती है, ठीक। तो हमने पढ़ा था पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना, जहाँ पे हम 3/2 केवीटी के बारे में पढ़ते हैं। तो हाफ एम स्क्वायर 3/2 के बी टी हाफ एम ना वी, यहाँ पे जो आप वी स्क्वायर का मान आपने निकाला है, यहाँ पे वी बार स्क्वायर का यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद जो कॉमनली कट रहे हैं उन्हें काट देंगे, और आपके पास जो बी का मान यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा, समीकरण को देख लेना एक बार, बी इक्वल टू एम अपॉन 2 के बी टी। अब जब समीकरण 3 का 23 आ जाएगा तो क्या करना है, इसको कहाँ रखोगे आप, इसमें रख देना, ए इक्वल टू रूट बी अपॉन पाई में, आपका ए का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो बी का मान है उसे हम ए में रख देते हैं। तो जब आप ए में रखते हो तो आपके पास मान जो निकल के आएगा वो आएगा ए इक्वल टू रूट एम अपॉन 2 पाई के बी टी। समीकरण 24 हो गई। अब देखो, समीकरण 23 यानी कि जो बी का मान निकाला, 24 ए का मान निकाला, और 19 क्या था आपके पास, 19 एक डी एन वी का फंक्शन था, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको पीछे जाके, ठीक है, पीछे जाके, तो हाँ, यस, डी एन वी, ये डी एन वी का मान आएगा, ठीक है, ये डी एन वी का मान है, ठीक है, 4 पाई एन ए क्यूब ई टू दी पावर माइनस बी वी स्क्वायर। इसके बाद से हमने बोला था कि ए और बी क्या है। अगर ए और बी हमें, देखो, अगर इस समीकरण में डी एन वी, इस समीकरण में हमें ए और बी पता है, तो हम बता सकते हैं कि इसे किस प्रकार से अणु का वितरण फलन हो रहा है। मैक्सवेल ने यही बताया था कि किस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ने घटने, प्रेशर ऊपर नीचे होने पे किस प्रकार से वितरण हो रहा है। नाउ कम बैक यहाँ पे, ठीक है। अब 23 और 24 को लेने पर उसको 19 में रख देंगे, ठीक है। तो आपके पास डी एन वी अपॉन डी वी, डी एन वी अपॉन डी वी, ओके, डी वी क्या है, डी वी यही था 19 समीकरण में, देखो डी वी यही था, इसको मैं बस यहाँ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो डी एन वी इक्वल टू 4 पाई एन, ए का मान रखेंगे, ठीक है, ए का मान रखेंगे, और उसके बाद यहाँ से बी का मान रखेंगे, ठीक है ना, ये बी का मान रखेंगे, ठीक। जब बी का मान रखेंगे, ये रहा बी का मान, ठीक, बी का मान रखेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियली। क्या कहने का मतलब एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। और ये माइनस चिन्ह क्या कह रहा है, माइनस बी वी स्क्वायर, फोर्स माइनस बी वी स्क्वायर जब नीचे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर। देखो हो क्या रहा है, एक्सपोनेंशियली कहने का मतलब है कि आपका जो वी स्क्वायर है, अ, जो वी स्क्वायर है, ये इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है ना। आपका जो बी फंक्शन है, ठीक है, डिपेंड करेगा स्पीड और टेम्परेचर दोनों पे। और जबकि ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, बट ये डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर टेम्परेचर पे, ठीक। तो यहाँ से आपको मान पता चल जाते हैं कि भाई ये तो ए का मान था और ये बी का मान था। तो ए का मान, एक जो कांस्टेंट था, वो चेंज होगा जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, ठीक है, सॉरी, डिक्रीज होगा चाहे इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब जो बी का मान है, जो आपके पास बी का मान है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आप किस पे, एक्सपोनेंशियली, मतलब कि घातांकीय रूप से ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ये वी स्क्वायर, जिसे हम सी स्क्वायर भी लिखेंगे, और टेम्परेचर, यानी कि दोनों पे डिपेंड करेगा, आपका जो बी कांस्टेंट होगा ये दोनों पे, ठीक है ना, दोनों पे डिपेंड करेगा, चाल पे भी डिपेंड करेगा और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, और तब यहाँ से हम अणुओं की डिस्ट्रीब्यूशन काउंट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है, 4 पाई एन, 4 पाई एन इन द सेंस जो भी आपके पास काउंटेबल अणु है और उसका एरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको काउंट करते हैं कि आपके दिए गए टोटल आयतन में कितनी संख्या है, ठीक है ना, और कितनी संख्या है, और जो भी उसका पर मोलिक्यूल एरिया है, ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर अप्लाई ऑन कंटेनर, ठीक है, और क्या उसकी चाल है, ठीक है। चाल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी ए के लिए, है ना। तो हो सकता है वो शायद कांस्टेंट रही तो टेम्परेचर बढ़ने पे वो शायद पीक से ले ले, ठीक है, पीक सा ले ले, ठीक है, कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। बट एट एट अ टाइम, उसी टाइम एक कांस्टेंट वर्क करता है कि चाल बढ़ भी रही है, ठीक है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, कहने का मतलब जब चाल बढ़ भी रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो लाइक कुछ इस तरीके का हमारे पास प्लॉट आता है, ठीक है ना। नाउ T1 T2 एंड T3, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का प्लॉट आता है। तो ये हमें यहाँ से क्लियरली
पता चल जाता है और ये फाइनल समीकरण है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे अणु एक कंटेनर में वितरित होते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 25 आ गई, समीकरण नंबर 25 आ गई। और हाँ, यहाँ देख सकते हो कि सेम 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 इस ग्राफ में आप इजीली देख पाओगे कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपके पास जो भी ए का मान था ना, ए का मान था आपके पास लाइक एम अपॉन 2 पाई के बी टी, ठीक है, वी स्क्वायर। यहाँ तो वी स्क्वायर मतलब ये कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर की वजह से पिक कर रहा है, ठीक। तो हो क्या रहा है, यहाँ पॉइंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आणविक चालों में कम मानों के लिए मैक्सवेल बंटन फलन द्विघाती फलन के रूप में बढ़ता है। जैसे जैसे आणविक वेग का परिमाण बढ़ता है, चार घातांकी फलन जो कि एक क्षयकारी पद है महत्वपूर्ण होने लगता है। यानी कि हो क्या रहा है कि अगर आपके पास कम है अणु, ठीक है, तो टेम्परेचर इसे आराम से मिलता है, ठीक है, तो ये पीक पे चला जाता है, ठीक है, एक पीक पे चला जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको टेम्परेचर और स्पीड भी मिल रही है, ठीक है, और जैसे जैसे इसके अंदर अणु आते जाते रहते हैं और अणु आते रहते हैं, तो देखो होता क्या है, टेम्परेचर फ्लो होने से इसका एरिया का आयतन भी बढ़ता है स्पीड के आने से, ठीक है। तो ये स्पीड को काउंट करता है और चार घातांकी रूप से आगे बढ़ता रहता है। तो ये मैक्सवेल का जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, अ, इसके बाद में बताऊंगा इसका सत्यापन किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो बेसिकली आप इस समीकरण को याद रखें, ठीक है, नोटेबल समीकरण है, आपके न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसको आप माइंड में उतार लें अच्छे से, ठीक है ना। ये जो आपका डी एन वी इसको याद कर लें, 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी 3/2 वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस वी एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इन द सेंस माइनस व्हाट इज माइनस, ठीक है, व्हाट इज माइनस। माइनस क्या है कि भैया हो क्या रहा है आपके पास, ये तो ऐसे चल गया था, बट अब एक्सपोनेंशियली अब चरघातांकी रूप से, यानी कि चरघातांकी रूप मतलब कि आपका स्पीड और टेम्परेचर इतनी भयंकर तरीके से बढ़ता है, ठीक है। स्पीड गेन करने लगता है, स्पीड गेन मतलब स्पीड वही रहेगी, स्पेस इसका बढ़ जाता है, ठीक है। चरघातांकी चाल बढ़ने से क्या होता है कि जो अणु है क्योंकि फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपना वेग वेग v से v प्लस डी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भी इंक्रीजन होगा वो माइनस में होगा, ठीक है ना, जो भी आपका चाल निर्धारित होगी वो माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये समीकरण आपको याद रखनी है। बाकी इससे रिलेटेड जब ब्लॉक क्लोज होगा तो ब्लॉक क्लोज होने पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और इस ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको आपको याद रखना है। तो अभी के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको माध्य चाल एंड प्रायिकता चाल और उसके बाद इसमें ऊर्जा विभाजन सूत्र भी है, तो वो बता के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और थर्ड चैप्टर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू।